हमारे मेहमान होंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से हमारे साथ। नाज़रीन, नैब आजकल काफी मुतहरिक नजर आ रहा है। बहुत सारी खबरें हम देखते हैं नैब के हवाले से जो है वो हमारे सामने आ रही हैं, तो हमने चाहा कि हम जाने कि नैब के बारे में हम मजीद जाने कि नैब किस तरह से काम कर रहा है, क्या क्या इसकी जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या डोमेन है, इसके बारे में ही हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमान आज जो हमारे हैं उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। एडिशनल डायरेक्टर स्टाफ नैब खावर इलियास साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? बहुत शुक्रिया जी, बहुत ठीक ठाक। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, चले पहले ये आपसे जान लेते हैं मसरूफियात क्या रहती हैं और रमज़ान का महीना किस तरह से गुजर रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि बाकी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में भी रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही थोड़ी सी टाइमिंग में चेंजेस हो गई हैं। तो दफ्तर जो है वो 8:30 के बजाय अब 8 बजे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि नैब की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो हम लेट नाइट तक काम करते रहते हैं। बाज़ औक़ात इफ्तारी भी दफ्तर में ही हो जाती है। सही है, तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि जिम्मेदारियों को इस तरह से निभाया जा रहा है कि लेट सेटिंग भी की जा रही है। खैर, गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि नैब मुतहरिक नज़र आ रहा है, हर जानिब हम नैब के हवाले से खबरें भी देख रहे हैं। नैब है क्या, कब इसकी ज़रूरत पेश हुई, कब ये इदारा बना और किस तरह से काम कर रहा है? जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान में हिस्टोरिकली जो है ये एंटी करप्शन के हवाले से कुछ ना कुछ इदारे हमेशा से ही काम करते रहे हैं। और जिस तरह फिर 90s में आके एक एहतसाब कमीशन बना, लेकिन 99 में ये ज़रूरत समझी गई कि एक पूरे पाकिस्तान के लिए एक वफाकी सतह पे एक ऐसा इदारा मौजूद हो जो कि हर किस्म के जो बदनुमानी के केसेस हैं उनका वो एक उनकी कॉग्निजेंस ले सके और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके। तो नैब जैसे कि हम कहते हैं कि ये एक अपेक्स यानी आला तरीन बदनुमानी के तदारुक का ये एक इदारा है। पाकिस्तान में वैसे तो और भी बहुत सारे एंटी करप्शन के इदारे काम कर रहे हैं, जैसे कि सूबाई एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कि चारों सूबों में कायम हैं और उनकी डोमेन ये है कि वो वहाँ पे अपने जो मुतलका जो सूबाई मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ अगर कोई करप्शन की केसेस आते हैं तो वो उनकी वो कॉग्निजेंस लेते हैं, उनका वो दायरा इख्तियार में वो आते हैं। इसी तरह वफाकी तर्ज पे पाकिस्तान में FIA जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये पहले से ही काम कर रही थी, लेकिन उसके दायरा इख्तियार में भी सिर्फ और सिर्फ वफाकी मुलाजमीन और उनकी करप्शन की शिकायत आती हैं। सही। फिर रिसेंटली हमने देखा कि KP में एहतसाब कमीशन कायम किया गया, लेकिन जाहिर है कि ये KP का है और वहाँ पे ही ये अपना वो केसेस की वो उनकी तफ्तीश के काम जो है वो ले सकता है। लेकिन नैब जो है इस लिहाज से वो कम्प्रीहेंसिव, एक तो इसका कानून बड़ा कम्प्रीहेंसिव है, इसके अंदर पाकिस्तान के तमाम इलाके जैसे कि साबका फाटा वगैरह, गिलगित बल्तिस्तान, चारों सूबे और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये सारे के सारे नैब की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। यानी आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नैब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और नैब इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार और हम वो कोशिश। अच्छा, मैं कुछ हैरारकी जानना चाहूँगी, काम कैसे करा ये इदारा? जी, नैब का इदारा एक तो इसका जो चेयरमैन नैब जो हैं वो इदारे के हेड हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस हमारा कानून है, हमारी जिसको बाइबल कहते हैं। नैब इस कानून के तहत काम करता है। इसके अंदर चेयरमैन नैब को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो करप्शन के केसेस की वो कॉग्निजेंस लें और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करें और फिर मुतलका जो केसेस हैं उनको एहतसाब अदालतों में ये फाइल करें। तो इस मकसद के लिए इस्लामाबाद में नैब हेडक्वार्टर कायम है जो, और इसके साथ पूरे पाकिस्तान में इसके इलाकाई दफातर कायम किए गए हैं। तो चारों सूबों में इसके जो, और गिलगित बल्तिस्तान में कुल मिला के नैब के इस वक्त 8 ऑफिस जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिनकी सरबराही जो है वो मुतलका डायरेक्टर जनरल्स करते हैं। सही। इसी तरह हर सूबे के अंदर जो है वो जो ऑफिस है रीजनल, जिसको हम ऑफिस कहते हैं, उसके अंदर एक डायरेक्टर जनरल की सरबराही में इन्वेस्टिगेशन विंग काम करते हैं। सही। तो वो इन्वेस्टिगेशन विंग्स के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज काम होता है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि दूसरे इदारों से नैब की एक जो मुमय्यज़ मुकाम हासिल है कि नैब के अंदर एक पूरी अपनी प्रोसिक्यूशन की एक पूरी ब्रांच मौजूद है जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी की सरबराही में काम करती है। वो भी इस्लामाबाद में बैठते हैं और इसी तरह तमाम रीजन्स में भी उनके नुमाइंदे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी जो है वो काम करते हैं। इनके नीचे एक पूरी डेडिकेटेड जो है प्रोसिक्यूशन टीम है जो नैब के मुकदमात को एहतसाब अदालतों में और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में उनकी वो पैरवी करती है। तो इस लिहाज से नैब जो है ये बड़ा माशाल्लाह ये एक बड़ा पूरा वफाकी तर्ज पे ये सबसे बड़ा इदारा है। इसकी जो है आपने जो तमाम हिरारकी बताई, खास से मुनज़्ज़म तरीके से एक के बाद एक चीज़ जो है आप लोगों ने सेट की है और ये इदारा काम कर रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी,
बड़े बड़े केसेस ही सिर्फ आते हैं कि एक आम बंदे तक की रिसाई भी नैब तक है? जी बिल्कुल, नैब जो है वो नैब में आम बंदा भी अपनी कंप्लेंट भिजवा सकता है और नैब बिल्कुल उस कंप्लेंट के ऊपर प्रॉपर एक्शन लेती है और उनकी जो जितनी भी उनकी कोई अगर ग्रीवेंस है तो एड्रेस करने के लिए ना, अगर क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं ना, अगर बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहां कहीं पे बात की जाए लोग अपनी दादरसी के लिए जाते हैं तो वहां सिर्फ बड़े केसेस देखा जाता है, वो चीज़ें जो हाईलाइट की जाती हैं जहाँ पर देखा जाता है कि कुछ मीडिया में हाईलाइट हो जाएंगे तो आपके लिए गुड पॉइंट बन जाएगा, या तो उन चीज़ों को पकड़ा जाता है। आम इंसान की सुनवाई कहीं नहीं है, तो यहाँ पर किस तरह से एक आम इंसान को डील किया जाए? जी मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि जैसे अभी हमारी रिसेंट हिस्ट्री में ये आप देखें तो यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज के मनी डबलिंग स्कैम और हाउसिंग सोसाइटीज, इसके बहुत ज़्यादा स्कैम जो हैं वो अनर्थ हुए। तो ये वो ऐसे ये स्कैम्स हैं कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आम लोग ही मुतासर हुए हैं। अभी हमारे पास ये ईडन की मिसाल है, हज़ारों लोग इनके मुतासरीन हैं। डबल शाह का जो 8-10 साल पहले जो डबल शाह का जो स्कैम आया, उसके बाद पाकिस्तान में कई मनी डबलिंग स्कैम्स आए, तो इनमें सारे के सारे मेजॉरिटी जो है वो आम लोग ही मुतासर हुए। अच्छा, अब क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं ये भी जरूर जानना चाहूंगी, कुछ मुतासरीन ने आप तक दरख्वास्त दे दी, वो लोग जिनको ये नहीं पता दरख्वास्त कैसे देनी है, किस तरह से नैब से रिज्यू करना है, उनके लिए थोड़ी गाइडलाइन भी आप बता दें। जी जी, एक तो नैब के अंदर दरख्वास्त देने के लिए कोई इसका कोई खास किसी स्टाम्प पेपर किसी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शख्स प्लेन पेपर के ऊपर अपनी दरख्वास्त लिख के अपनी जो भी किसी सरकारी इदारे से किसी भी ऑफिस से उसको कोई शिकायत हो तो वो अपनी दरख्वास्त जो है वो लिखे, उसके अंदर अपना जो भी फैक्ट्स हैं वो लिखे और अपनी जो भी वो प्रेयर है उसकी कि वो उसको किस तरीके से वो उसको रिलीफ दिया जा सकता है, वो चेयरमैन नैब के नाम या नैब के जो इलाकाई जो डायरेक्टर जनरल्स हैं उनके नाम अपनी दरख्वास्त लिख के वो बाय पोस्ट हमें भेज सकता है। खुद नैब का दफ्तर में विजिट कर सकता है, हमें टेलीफोन पे, ईमेल से और फैक्स के थ्रू। हेल्पलाइन नंबर भी आपका? जी बिल्कुल, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है ये 111 नैब यानी 111-622-622 ये नैब की जो यूनिवर्सल नंबर है, इसके ऊपर वो हमें कंप्लेंट कर सकता है। नैब बिल्कुल उसकी कॉग्निजेंस लेता है और बल्कि मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये रिसेंट टाइम्स में जब से ये नए चेयरमैन साहब जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने ये अपने ये ओहदे का चार्ज संभाला है अक्टूबर 2017 में, तो नैब के अंदर ये बहुत ज्यादा रुझान है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो भी ईमेल के थ्रू अपनी कंप्लेंट्स कर रहे हैं और इनकी कंप्लेंट्स के ऊपर ईमेल्स के ऊपर भी उसी तर्ज पे एक्शन हो रहा है। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, इसको मैं अलहदा से आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, एक आम बंदे की रसाई हो गई नैब तक, उसने अपनी दरख्वास्त दे दी, उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है, कितना टाइम फ्रेम होता है, या आप केस टू केस वेरी करता है, किस तरह से उसको फिर दरख्वास्त को लेके जाया जाता है, पहले किसके पास जाती है, किस तरह से फिर उसका काम आगे किया? जी बिल्कुल, ये सबसे पहले जो हमारे पास जब कंप्लेंट किसी भी कोई भी कंप्लेंट नैब में रिसीव होती है तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड जो है वो एक कंप्लेंट वेरिफिकेशन सेल बना हुआ है जिसके अंदर हमारे एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो उस कंप्लेंट का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसके अंदर जो है कोई ऐसी एलिगेशन या ऐसे मामले की तरफ निशानदेही की गई है जो कि नैब के दायरे इख्तियार में आता है। अगर वो नैब के दायरे इख्तियार में ना आता हो तो उसको हम मुतलका अथॉरिटीज़ को रेफ़र कर देते हैं, लेकिन अगर वो नैब के दायरे इख्तियार में आता है और उसके अंदर नैब कानून के तहत किसी जो जराइम लिखे गए हैं उनकी तरफ कोई निशानदेही की गई है तो उसकी हम कंप्लेंट वेरिफिकेशन करते हैं। ये बहुत ही एक स्विफ्ट प्रोसेस होता है जिसको 1 से 2 माह के अंदर अंदर इसको मुकम्मल किया जाता है। माजरत, मुझे यहाँ पर एक चीज़ याद आई, क्योंकि हमारा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको असल अपना इशू बताना भी नहीं आता, अगर दरख्वास्त लिखी जा रही है तो असल उनका जो इशू है वो उस तरह से नहीं बयान कर सकते, तो आपके पास कोई ऐसी सहूलत मौजूद है कि आपने किसी की शिकायत पढ़ी है, उसमें आपको कुछ सही तरह से चीज क्लियर नहीं हो रही, तो आप राबता करके पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कंप्लेंट वेरिफिकेशन का जो सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप ही यही है कि हम जो मुतलका जो कंप्लेनेंट है उनके साथ हम राबता कायम करते हैं और उनको अपने दफ्तर में तलब कर लेते हैं, अगर बुला लेते हैं, अगर वो आसानी से आ सकें, अगर वो टेलीफोनिकली हमें अपनी वो असिस्टेंस दे सकें तो हम उनसे पहले उनका इशू जो है वो उसको हम उससे पूरी तरह समझ के तो उसके बाद उसके ऊपर अपनी कार्रवाई का आगाज़ करते हैं और कार्रवाई आमतौर पे हम मुतलका डिपार्टमेंट से उसके बारे में इब्तदाई मालूमात तलब करते हैं। जब ये देखा जाता है कि ये कंप्लेंट जो है बिल्कुल इसके अंदर बज़ाहिर एक क्राइम की तरफ निशानदेही की गई है तो इसको एक बोर्ड के जो हमारा एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड काम करता है उसके ज़रिए इसको बाकायदा इंक्वायरी स्टेज में हम ले जाते हैं। ठीक, और ये इंक्वायरी स्टेज नैब की इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर एक केस के ऊपर पूरी एक कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम जिसके अंदर 6 से 7 मेंबर की वो टीम होती है उसको हम मुकर्रर कर देते हैं। वो उस केस के तमाम पहलुओं के बारे में वो अपनी
मुकम्मल जो है वो इंक्वायरी करती है। उसके अंदर जिन लोगों के मुल्ज़मान को बुलाया जाता है, मुतलका डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड तलब किया जाता है, मुतलका जो जितने भी अफराद जिनको उस केस या उस इशू के बारे में पता हो सकता है या जो उसके साथ कंसर्न है, उनको इंटरव्यू किया जाता है और उनके बयानात वगैरह लिए जाते हैं, एविडेंस कलेक्शन होती है। फिर उस इंक्वायरी के बारे में ये फैसला किया जाता है कि क्या हम इसको इन्वेस्टिगेशन में फर्दर इस केस को अपग्रेड कर दें या इस इंक्वायरी को कोई ऐसी नई, इसके अंदर कोई क्राइम अनर्थ नहीं हुआ तो इसको क्लोज कर दिया जाए। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है ये फिर हमें उस जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको अपना पूरा केस एक एग्जेक्टिव बोर्ड के सामने पेश करना पड़ता है। ये एग्जेक्टिव बोर्ड जो है ये भी नैब को दूसरे इदारों से ये मुमताज़ करता है कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो ये जो एग्जेक्टिव बोर्ड है इसके अंदर जो है अगर रीजन में हो तो मुतलका डायरेक्टर जनरल्स इसको हेड करते हैं, और अगर हेडक्वार्टर में अगर ये हो तो ये जनाब चेयरमैन साहब खुद इसको वो करते हैं, उसको प्रिजाइड करते हैं, जिसके अंदर हमारे तमाम जो मुतलका डीजीज़ और प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी बजाते खुद बैठे होते हैं। और ये पूरे डिसीजन के बाद इसको अगर इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद फिर तफ्तीश के बाकी तमाम लवाजमात, जिसके अंदर फिर अरेस्ट भी शामिल है, मुल्ज़मान के अरेस्ट, उनकी प्रॉपर्टीज़ की फ्रीजिंग और उनके जो मतलब जितने भी वो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी सारी उनको काशन वगैरह करके पैसे को हम जो है ना वो सिक्योर करके तो फिर हम उसके अंदर फैसला करते हैं कि इसको एहतसाब अदालत में ये रेफरेंस इसका दायर किया जाए या ना जाए। जैसे पुलिस और दूसरे इदारों की तफ्तीश के बाद एक अदालत में चलान फाइल किया जाता है, तो इस तरह नैब में हम उस चलान को रेफरेंस कहते हैं, जो कि चेयरमैन साहब की मंजूरी के बाद और तमाम। अच्छा, एक केस को लेके इतना ज्यादा, कभी आप केस डिपार्टमेंट के पास गया, यहाँ गया, यानी एक लॉन्ग टर्म ये प्रोसीजर लगता है, टाइम पीरियड कितना लग जाता है? ये बिल्कुल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हमारे नैब के अंदर ये ये SOPs के मुताबिक हमने ये सारा कंप्लेंट वेरिफिकेशन, इंक्वायरी, अपग्रेडेशन इनटू इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस फाइलिंग, ये तमाम स्टेप्स हमने 10 माह के अरसे के अंदर अंदर हमने ये मुकम्मल करने होते हैं। और यहाँ मैं ये और अगर दरख्वास्त गुजार की जानिब से कभी कहा जा रहा हो कि जी मेरा काम बहुत जल्दी करें, मेरा तो ये मसला है, मेरा तो ये मसला है, तो दरख्वास्त गुजार को हम कोशिश करते हैं कि उनको हम इन तमाम मराहल के बारे में आगाह रखें। और दरख्वास्त गुजार खुद भी देखते हैं जब नैब अपनी वर्किंग करती है किसी हाउसिंग सोसाइटी या किसी सरकारी अफसर के खिलाफ उसकी शिकायत के ऊपर जब काम हो रहा होता है तो वो आपको पता है कि वो दरख्वास्त दहिंदा भी देख रहे होते हैं कि नैब इसके ऊपर अपना काम कर रहा है। गिरफ्तारियां होती हैं तो उनको भी पता चलता है कि ये नैब अपना काम जो है वो मुसलसल जारी और सारी रखे हुए है। अच्छा, एक प्रॉपर तरीकेकार है, प्रॉपर एक हायरार्की है, एक केस को लेकर जिस तरह से काम किया जाता है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि निभा रहे हैं। अब एक आम आदमी का, और जो मेरा सवाल है कि एक आम केस के लिए फीस क्या मुकर्रर की गई है, इस पे मैं जरूर आपसे बात करूंगी, लेकिन आज मुझे भी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। तू ही हर जगह है। बलगल उला भी कमालिही कसफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गजरे। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। जिधर देखता हूँ वो जलवा नुमा है। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। रोजाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें,
हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं, एक अहम खबर आप तक पहुंचाऊंगी। लाहौर में टिकटों की तकसीम के हवाले से अहम लीगी रहनुमा मुतहरिक नजर आ रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ से ख्वाजा साद रफीक की अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं उमर असलम से। उमर, बताइएगा। जी है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शन के हवाले से पार्टी टिकटों के फैसले कर रही है और इसी सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के दो अहम सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ और साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के दरमियान मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में अहम मुलाकात हुई। हल्कों की सतह पर मुख्तलिफ नामों पर जो है वो मशावरत की गई। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक ने शहर लाहौर में आइंदा पार्टी टिकटें किन को दी जाए, किन नामों को फाइनलाइज किया जाए, ताकि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास जो है वो हतमी तौर पर उन नामों की जो है वो इजाजत ली जाए और डिस्कस किए। जबकि जराये का ये भी कहना है कि इस मुलाकात के बाद साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक और मियां मरहूब अहमद समेत दीगर लीगी रहनुमाओं से भी हमजा शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आम वर्कर को प्रमोट किया है। उनका कहना था कि आइंदा इलेक्शन में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने मुखलिस कारकुनान जिन्होंने खुसूसन मुशर्रफ दौर में मारे खाई उनको पार्टी टिकट देकर उनकी खिदमत का एतराफ करेगी। हमजा शहबाज शरीफ का यहाँ पर कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ की तरह नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखलिस कारकुनान तहरीक इंसाफ के लोटों का मुकाबला करेंगे। यहाँ पर बताते चले कि साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आम वर्कर को तरजीह दी है और आइंदा इलेक्शन में भी मुखलिस कारकुनान को ही आगे लाएंगे। मुखलिस कारकुनान को ही आगे लाएंगे। बहुत शुक्रिया उमर अपडेट करने के लिए। एक और अहम खबर है, निगरान वजीर आला ने 3 बजे निगरान काबीना का इजलास तलब कर लिया है। इजलास का एजेंडा काबीना का तरीकाकार और तारुफी मीटिंग होगी। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। खोखर साहब, बताइएगा। जी, निगरान वजीर आला कैसर हसन अब्दी रिजवी ने आज 3 बजे 8 क्लब रोड पर निगरान काबीना का इजलास तलब किया है, जिसका जो है काबीना का तरीकाकार, काबीना की तारुफी मीटिंग और इस हवाले से काबीना और चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर सेक्रेटरियों के साथ जो है वो जी, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर स्टाफ नैब। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर, मैंने आपसे जानना चाह रही थी ब्रेक से पहले, जैसा कि मैंने कहा कि एक मुनज़्ज़म तरीके से काम किया जा रहा है। रात की आपने सारी बताई किस तरह से केस को डील किया जाता है इतनी जिम्मेदारी के साथ, तो फीस क्या वसूल की जाती है? नहीं जी, इसकी कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाती। जैसे मैंने बताया कि नैब का इदारा तो पब्लिक के लिए, उनकी अगर कोई शिकायत किसी सरकारी इदारे में कोई शिकायत करता है कि यहाँ पे करप्शन हो रही है तो नैब तो उसकी बल्कि शुक्रगुजार होगी, क्योंकि हम वो विसल ब्लोअर है, वो फ्रंट पे आया और उसने आके ये उसकी तरफ निशानदेही की। और जहाँ तक दूसरे क्लेमेंट्स हैं जो अपने पर्सनल मसाइल लेके आते हैं जैसे हाउसिंग सोसाइटी, तो नैब आगे बढ़ के उनका जो है उनके मसाइल हल करने के लिए कोशिश होती है और जो कल्प्रेट्स हैं उनको होल्ड करती है और इसके लिए कोर्ट फीस या इस तरह की तर्ज पे कोई किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। सही, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हाँ, नैब जो है वो आम तौर पर आजकल ख़ास तौर पर देखा जा रहा है खौफ की अलामत बना है। अगर इस तरह से लोगों को इंसाफ फराहम किया जा रहा है, अच्छा काम किया जा रहा है, तो फिर ये एक चीज़ जो खौफ की अलामत आजकल नैब बना है, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, नैब तो अपना काम कर रहा है। नैब ने कोई ऐसी कोई जिस तरीके से नैब पहले काम कर रहा था, हाँ ये ज़रूर है कि ये कुछ बड़े बड़े केसेस जो है जिनकी कॉग्निजेंस ली गई है तो उनके ऊपर जब काम हो रहा है तो नैब अपना काम प्रोफेशनली कर रहा है। अगर कोई खौफ की अलामत है तो इसके बारे में ज़ाहिर है क्रिमिनल के ऊपर जो है इस तरह के इदारे का खौफ रहना चाहिए। सही। अच्छा, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब नए चेयरमैन जब आए तो आप क्या समझते हैं, क्या चेंजेस आई हैं? जस्टिस जावेद इकबाल अक्टूबर 2017 में इन्होंने चेयरमैन नैब का चार्ज संभाला है। तो उसके बाद ये है कि जो नैब बुनियादी तौर पे तो अपनी जो केसेस की कॉग्निजेंस लेती है ये मुख्तलिफ कंप्लेंट्स के ऊपर ले सकती है या सरकारी इदारे इनको रेफ़र कर सकते हैं या नैब अज़ ख़ुद भी वो मुख्तलिफ जो
करप्शन केसेस जो मीडिया में हाईलाइट हों तो उनकी जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो चेयरमैन साहब के आने के बाद ये हुआ है कि जो बड़े बड़े केसेस जिनकी तरफ कभी शायद इतनी ज़्यादा नज़र नहीं की गई थी, तो चेयरमैन साहब ने ना सिर्फ उनका नोटिस लिया बल्कि वो उनको तफ्तीश के लिए उनको रेफ़र किया है, जिसके ऊपर तफ्तीशी जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं, और अगर कोई इसके अंदर कोई किसी किस्म की करप्शन के एलिमेंट्स जो हैं वो सामने आए तो उनके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सही। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, नैब माशाल्लाह अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक चीज़ ये है कि एक जिम्मेदारी जो मैं समझती हूँ आपकी है, आपका लोगों तक शऊर पहुंचाना भी है कि किस तरह से बदउनवानी का खात्मा किया जा सकता है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नैब की पकड़ से बच सकते हैं, जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर सादा लोग शहरी होते हैं, वो भी इन कामों में ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से शहरियों को गाइड किया जाए, कोई उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए? जी बिल्कुल, नैब के जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है, जो नैब को अपनी वर्किंग का एक मैंडेट देता है, उसके अंदर नैब के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कानून के तहत ये आयत की गई है कि नैब जो है वो जनरल पब्लिक के अंदर वो अवेयरनेस, बदउनवानी के खिलाफ एक अवेयरनेस दे, और इसके अलावा वो उनको बताए पब्लिक को और सरकारी लोगों को कि ये बदउनवानी कितनी बड़ी लानत है। कुछ सेमिनार्स, कुछ कैंपेन? जी बिल्कुल, इसके अंदर जो है ये तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों, बड़े बड़े इदारों के तावन के साथ उनमें जाके ये कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ जो स्टूडेंट्स और टीचर्स पर मुश्तमिल होती हैं वो कायम की जाती हैं। इसके अलावा सेमिनार करवाए जाते हैं। इसके अलावा नैब ने कई सॉन्ग्स जो, और इसके अलावा कई प्लेज जो ड्रामा सीरियल्स वगैरह, ये भी नैब ने अपने बनाए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके किसी ना किसी तरह लोगों को आगाही दी जा सके। जी बिल्कुल। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नैब का सेगमेंट है वो है प्रिवेंशन रिजीम। यानी नैब मुख्तलिफ इदारों के अंदर ऐसे लूप होल्स और ऐसे कवानीन के अंदर जो ऐसे सुकम होते हैं जिनके तहत पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती हो, या करप्ट माफिया जो है वो उनसे नजराने या स्पीड मनी वसूल कर सकता हो, तो नैब उन इदारों के तावन से मिलकर उन कवानीन और उन रूल्स को स्टडी करता है और उन लूप होल्स के करेक्शन के लिए वो अपने मेयर्स जो है वो तजवीज़ करता है, जो कि फिर मुतलका इदारों के सरबराहान को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं ताकि उसके ऊपर वो अमल किया जा सके। और नैब ने कई इदारों के अंदर ये इस तरह का वो किए भी हैं और उसकी वजह से पब्लिक को रिलीफ भी मिला। सही। सीआईटी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या है ये और किस तरह से काम? जी, ये सीआईटी जो है ये कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है जो कि नैब के अंदर जब भी किसी केस को इंक्वायरी स्टेज पे लाया जाता है तो इसमें किसी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले करने की बजाय इसके ऊपर पहले दिन से ही एक पूरी तफ्तीशी टीम मुकर्रर कर दी जाती है। ये तफ्तीशी टीम जो है इसके अंदर कम से कम 2 इन्वेस्टिगेटर, एक लैंड रेवेन्यू एक्सपर्ट, एक बैंकिंग एक्सपर्ट, एक लॉ एक्सपर्ट, और इसके अलावा जो SCCP के एक्सपर्ट, इनकम टैक्स एक्सपर्ट जरूरत के मुताबिक जो है वो इसके अंदर रखे जाते हैं। और इन सारी पूरी टीम को एक कम से कम BPS 19 के जो ऑफिसर हैं, एडिशनल डायरेक्टर, वो इसको लीड करते हैं, जिनको हम केस ऑफिसर कहते हैं। और ये फिर मुतलका जो डायरेक्टर या जो इन्वेस्टिगेशन विंग के डायरेक्टर्स हैं उनके नीचे ये पूरी तफ्तीशी टीम काम करती है। और यहाँ पे नैब में कोई भी सोलो फ्लाइट नहीं है, यहाँ पे तफ्तीशी की डिस्क्रिप्शन जो है पूरा एक टीम वर्क है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है पूरा वो इंस्टीट्यूशनल है। टीम जो है वो उसको डिस्कस करके सीआईटी एक केस को वो क्लोज करने का या अपग्रेड करने की रिकमेंडेशन देती है। सही। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कोई ऐसा सेल अलहदा से कायम किया गया है जो खास तौर पर सिर्फ ओवरसीज के मसाइल देखे? जी, ऐसा ओवरसीज़ के लिए अलहदा से तो नहीं, लेकिन हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पे अपने मुल्क में जो है मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ में, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस कंपनियों में जब अपनी इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, अपने वहाँ से अपनी सेविंग्स यहाँ भेजते हैं ताकि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सके, तो यहाँ पे बाज़ ऐसी सोसाइटीज़ हैं या बाहर ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो मुतलका अथॉरिटीज़ से मंजूर शुदा नहीं होते और वो इन लोगों से उनकी इन्वेस्टमेंट्स ले लेते हैं। तो बाद में जब उनको पता चलता है कि ये इदारे जो नाजायज़ थे और इन्वेस्टमेंट ज़ाया गई, तो वो फिर नैब के पास वो कंप्लेंट भेजते हैं। और नैब ही एक ऐसा इदारा है जो उनकी कंप्लेंट्स को क्रिमिनली और बड़ा इफेक्टिवली फिर उनको प्रोसीड करता है और जो कल्प्रिट्स हैं उनको फिर कानून के दायरे में ला के उनसे प्ली बार्गेन के तहत या उनसे रिकवरी के थ्रू उनसे ये चीज़ें उनसे रिकवर करके तो उनमें डिस्पर्स किया जाता है।
अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, नैब किस हद तक खुद मुख्तार इदारा है और कोई किसी भी किस्म का दबाव, कोई सियासी दबाव, ऐसा कुछ दबाव आता है तो उसको किस तरह से टैकल किया जाता है? देखिए, दबाव के लफ्ज़ से हम बिल्कुल आशना नहीं है। नैब जो है वो अपनी वर्किंग में बिल्कुल आज़ाद है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने चेयरमैन साहब जो भी हमें काम असाइन कर देते हैं तो उसको कानून के दायरे के अंदर रह के हम उसको सर अंजाम देते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक तफ्तीशी ऑफिसर, उसकी डिस्क्रेशन नहीं है, यहाँ पे पूरी एक तफ्तीशी टीम काम करती है और वो तफ्तीशी टीम भी जब अपना काम यानी CIT अपना काम मुकम्मल करके कोई भी की डिसीजंस के लिए इसको एग्जेक्टिव बोर्ड जिसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर मुतलका DGs और मुतलका प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी और ख़ुद जनाब चेयरमैन साहब उसको हेड करते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर के इम्कानात जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल और ना कोई बिल्कुल ज़ीरो रह जाते हैं कि कोई भी इस इतने बड़े डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कोई इन्फ्लुएंस कर सके या किसी को दबाव में ला सके। तो लिहाजा जो है ये हमने अपनी जितने भी हमारा कैरियर है, हमने नैब के अंदर किसी किस्म का दबाव का सामना नहीं किया। जो भी तफ्तीश की है वो बिल्कुल वो मेरिट के ऊपर की है और बिल्कुल आइंदा भी इंशाल्लाह ताला इसको मेरिट के ऊपर ही सर अंजाम देते रहेंगे। हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्कैंडल सामने आए, सोसाइटीज़ के इतने ज़्यादा स्कैंडल सामने आए, इतने ज़्यादा लोग बेचारे सादा लोग शहरी जो थे वो लुट गए, इतने इतने पैसे उन्होंने जमा करा दिए। तो इसके सदेबाप के लिए एक जानिब तो आप इकदाम कर रहे हैं, लेकिन इसके सदेबाप के लिए क्या कोई ठोस इकदाम भी किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर हाउसिंग सेक्टर, क्योंकि लोगों की रियल एस्टेट पाकिस्तान के लोगों के लिए एक हाउसिंग की यहाँ पे कमी भी है और वैसे भी एक अट्रैक्टिव शोबा है। तो लोग अपनी सेविंग्स के लिए इस शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, अपनी सेविंग को यहाँ महफूज रखना या अपने मकान बनाने की ख्वाहिश के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अमूमन ये देखा गया है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो प्रॉपर NOC के बगैर और ज़मीन जितनी उनको रिक्वायर्ड है उसके बगैर, वो सारे प्री रेक्विजिट पूरे किए बगैर इश्तिहारात के ज़रिए बड़े लोगों को लुभाने के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वसूल कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो उनको पब्लिक को उनके जो जिस तरीके से वादे किए जाते हैं तो उसके मुताबिक उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती। तो इसमें नैब का जो अभी तक नैब ने इसके अंदर जो काम किया है, नैब उनके जो है मालकान को तो वो कानून के दायरा कार में ला के उनके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि जो मुतलका रेगुलेटर्स हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके रेगुलेटर या तो जैसे LDA है या जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में ये मुतलका तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा रोल है। अगर ये रेगुलेटर्स जो हैं अपना काम सही प्रॉपर तरीके से सर अंजाम दें और अगर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी इश्तिहार देती है कि यहाँ पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करें और वो मंजूर शुदा नहीं है, तो उन रेगुलेटर्स को वो अपना एक्शन करना चाहिए। तो नैब ने अब ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि जहाँ पे भी ऐसा लैप्स होगा तो मुतलका रेगुलेटर को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा, उनके खिलाफ भी तदीबी कार्रवाई जो है वो की जाएगी ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से सर अंजाम दे। सही। अच्छा, ये सारी चीजें तो आपने बता दी, अब मैं कुछ आपके अंदर के मामलात जानना चाहूंगी। हर तरफ जहाँ पर भी काम चल रहा होता है, ऑब्वियसली कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीजें बुरी भी होती हैं, कहीं आपको रुकावटें भी होती हैं, मुश्किलात भी होती हैं। तो कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो आप समझते हैं कि अभी भी हैं और इनको हल होना चाहिए? जी, मुश्किलात तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन चैलेंज ज़रूर है, क्योंकि जब से नए चेयरमैन साहब आए हैं इन्होंने ये नैब के अंदर जो है ये इंश्योर किया है और सबको ये हिदायत जारी की हैं कि आप जो तफ्तीश के जितने भी मराहल हैं, जैसे कि मैंने बताया कंप्लेंट वेरिफिकेशन से रेफरेंस फाइल करने तक, तो ये 10 माह के अरसे के अंदर इसको कंप्लीट करना है। तो ये नैब के इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैंने बताया कि ये वाइट कलर क्राइम है, तो इसकी तफ्तीश जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कम्बरसम तफ्तीश है। सैकड़ों और हज़ारों डॉक्यूमेंट्स बाज़-औक़ात एक तफ्तीश के दौरान उनको स्टडी करना पड़ता है और कई दर्जन लोगों को तलब करना पड़ता है, इनकी इंटरव्यूज़ और इंटेरोगेशंस करके फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है। तो ये ज़रूर हमारे लिए एक चैलेंज है कि हमने इसको इस टाइमलाइन को मीट करना है और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए अपनी तफ्तीश को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत सारी अच्छी चीजें आपने बताई और मेरे ख्याल से अब लोग जो समझते हैं कि उनके मसाइल हैं उनको नैब तक रिजू करना चाहिए, बहुत हद तक उनका माइंड भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्या प्रोसीजर है वो आप तक आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें अच्छी आपने नैब से मुताल्लिक बताई हैं जो आमतौर पर लोग नहीं जानते। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, विश यू गुड लक। जो आप नई चीजें लेकर आ रहे हैं, जो आप काम करें लोगों की सहूलत के लिए, वो इसी तरह से करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका।